Hello students, welcome back to Prime Educator. My name is Sanjay Kumari. I have more than 7 years of teaching experience in educational field. पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टडी की है न्यूट्रिशन। इसमें हमने देखा डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन एक्सेट्रा। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में हमने 2 टाइप्स की स्टडी की है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फॉर द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ये 2 टाइप्स के होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड कीमोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इन सब की हम लोगों ने डिटेल में स्टडी कर ली है और आज की वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यानी पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं उन्हें हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं जब जीव अपने भोजन का संश्लेषण यानी निर्माण स्वयं नहीं कर पाते बल्कि वह अपने भोजन के लिए किसी न किसी रूप में दूसरे पर आश्रित रहते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स। यानी जो ऑर्गेनिज्म हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं। हेटरोट्रॉफ शब्द 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं, हेटरो प्लस ट्रॉफ्स। हेटरो मीन्स होती है अदर और डिफरेंट एंड ट्रॉफ्स मीन्स हम जानते हैं न्यूट्रिशन। यानी जो जीव अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, all animals and non-photosynthetic plants are heterotrophs। यानी सारे जंतु और वे प्लांट्स जिनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है वह हेटरोट्रॉफ्स कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर आल्सो हेटरोट्रॉफ्स। एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम एक्सेट्रा। ऐसे जीव जो एक कोशिका की बनी होती है उनमें भी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ही पाई जाती है। इसके एग्जाम्पल से अमीबा, पैरामीशियम एक्सेट्रा। अब हम लोग स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो कि 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, होलोजोइक न्यूट्रिशन। यह 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। नंबर 2 इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। यह 2 प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल पैरासाइट एंड इंटरनल पैरासाइट। नंबर 3 इज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन एंड नंबर 4 इज सिम्बायोसिस। इन सब की हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। होलोजोइक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? द ऑर्गेनिज्म टेकिंग फूड मटेरियल इन फुल और इन स्लॉट्स एंड डाइजेस्टेड इनसाइड द बॉडी बाय द एंजाइम एक्शन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होती है कि ऑर्गेनिज्म होल फूल कंज्यूम करते हैं और उसके बाद उसका ब्रेक डाउन बॉडी के अंदर होता है और वह भी एंजाइमेटिक एक्शन के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, होलोजोइक न्यूट्रिशन रिक्वायर पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम एंड डिजाइन। इट डिफर फ्रॉम एनिमल टू एनिमल। होलोजोइक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म को भोजन के पाचन के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम की जरूरत होती है जो कि वेल डिजाइन होती है और यह ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करते हैं। और इसके एग्जाम्पल है ह्यूमन बीइंग, फ्रॉग, अमीबा। ह्यूमन बीइंग एंड फ्रॉग में एक वेल डिजाइन डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, लेकिन अमीबा जो कि एक कोशिकीय जीव है उसमें इस तरह की कोई भी पर्टिकुलर डिजाइन की भी डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होती है। तो देखते हैं कि उसमें डाइजेशन किस प्रकार से होती है। अमीबा जो कि एक कोशिकीय जीव है उसकी शेप निश्चित नहीं होती है, स्यूडोपोडिया के बनने और बिगड़ने के कारण उसकी शेप वेरी करती है। जैसे इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि यह अमीबा है और अमीबा को अगर कोई फूड पार्टिकल मिल जाए और उसके फूड पार्टिकल्स क्या क्या होते हैं, अमीबा भोजन के रूप में क्या क्या ग्रहण करते हैं, स्मॉल एल्गी, डायटम्स, छोटे छोटे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इसके भोजन होते हैं। अमीबा को कोई फूड पार्टिकल मिल जाए, मान लो इस तरह से यह अमीबा है, यह उसकी सीडोपोडिया है और यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल उसे मिल जाए तो अमीबा क्या करेगी, धीरे धीरे अपने सूडोपोडिया को इस फूड पार्टिकल के अराउंड ले जा करके इस तरह से एक वैक्यूल का निर्माण करती है और इस वैक्यूल को हम लोग क्या कहते हैं, फूड वैक्यूल कहते हैं। और इसमें फूड पार्टिकल्स के अलावा वाटर और एंजाइम भी होते हैं या डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो कि भोजन के पाचन में मदद करती है।
भोजन के पाचन के बाद यह पूरे बॉडी में इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है और डाइजेशन के बाद एक्सक्रीटरी वेस्ट को निकालने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होते। अमीबा के बॉडी सरफेस पर एक टेम्पररी पोर कहीं भी हो जाती है और एक्सक्रीटरी वेस्ट निकाल दिए जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन इन अमीबा। और अब हम लोग देखते हैं कि होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है यह फर्दर 3 टाइप्स की होती है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स किसे कहते हैं? एनिमल्स दैट ईट लीव्स, ग्रास एंड अदर पार्ट ऑफ प्लांट्स दैट इज कॉल्ड हर्बीवोर्स। और इसके एग्जाम्पल हो गए एलिफेंट, गॉट, काउ, राइनोसोरस एटसेट्रा। और उसके बाद देखते हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर्स किसे कहते हैं? एनिमल्स दैट ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। और इसके एग्जाम्पल्स हो गए टाइगर, लायन, शार्क एटसेट्रा। ओमनिवोर्स, एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। और इसके एग्जाम्पल्स हो गए मैन, पिग, रैट एटसेट्रा। And number 2 is parasitic nutrition. It is the mode of nutrition where an organism lives on the body surface or inside the body of another organism. Parasitic nutrition पोषण की वह विधि है जिसमें कोई जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर या बाहर रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। It may be complete parasite और partial parasite. पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में या तो कोई जीव अपने भोजन के लिए पूर्णतः दूसरे जीव पर आश्रित होंगे या फिर वह किसी जीव पर आंशिक रूप से आश्रित होंगे। इसे हम लोग क्या कहेंगे? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और इसके एग्जाम्पल्स हो गए कस्क्यूटा, ट्री के ऊपर पीले रंग की एक शाखा पेड़ों से लिपटी रहती है जो कि कस्क्यूटा है, जिसे हम लोग अमर बेल भी कहते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल है मॉस्क्यूटो, लाइस, लिवर फ्लू, राउंडवर्म एंड टेपवर्म एटसेट्रा। अब पैरासिटिक न्यूट्रिशन 2 प्रकार की होती है, एक्सटर्नल पैरासाइट एंड इंटरनल पैरासाइट। एक्सटर्नल पैरासाइट वो होते हैं जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव के शरीर के ऊपर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब जैसे इसके एग्जाम्पल्स हो गए कस्क्यूटा, मॉस्क्यूटो एंड लाइस, ये सारे एक्सटर्नल पैरासाइट के एग्जाम्पल्स हो गए। एंड इंटरनल पैरासाइट, इंटरनल पैरासाइट वो होते हैं जो किसी जीव के शरीर के अंदर रह के अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल्स हो गए लिवर फ्लूक, राउंडवर्म, टेपवर्म एटसेट्रा। ये सारे इंटरनल पैरासाइट के एग्जाम्पल्स हो गए। यह क्या करते हैं? जीवों के शरीर के अंदर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं और दूसरे जीव को नुकसान पहुंचाते हैं। पैरासाइट जिस जीव पर आश्रित रहते हैं और अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे होस्ट कहते हैं। अब आते हैं 3rd नंबर पे, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। The mode of nutrition in which organisms obtain its nutrients from dead and decaying matter is called saprophytic nutrition. पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन मृत एवं सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं उन्हें सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जीव भोजन का ब्रेकडाउन शरीर के बाहर करते हैं और सॉल्युबल ऑर्गेनिक मटेरियल को न्यूट्रिएंट्स के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट, सच ऑर्गेनिज्म विथ सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें सैप्रोफाइट्स कहते हैं। सैप्रोफाइट्स को डिकम्पोजर भी कहते हैं। सड़े गले जंतुओं और पौधों को अपघटित कर उन्हें मूल तत्वों में बदल देते हैं, इसलिए इन्हें डिकम्पोजर कहा जाता है। इस डिकम्पोजर का प्रकृति में बहुत ज़्यादा महत्व है। यह मृत जंतुओं और पौधों को सड़ा गलाकर उन्हें मूल तत्वों में बदल देते हैं और यह मूल तत्व पुनः मिट्टी में मिल जाते हैं और इसे पौधे पुनः
यूटिलाइज करते हैं और यह एक चक्र चलता रहता है, जिसके कारण इसकी बहुत ज़्यादा महत्व है। इसके एग्जाम्पल्स हैं फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एक्सेट्रा। ब्रेड को मोस्ट करके अगर 2-3 दिन छोड़ दिया जाए और टेम्परेचर अगर थोड़ी हाई हो तो ब्रेड का कलर चेंज हो जाता है, उस पर कॉटन थ्रेड लाइक फ्लफी स्ट्रक्चर उभर आते हैं और यह क्या है, यही फंगस है। और ये फंगस जो है यह हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद होते हैं, जो कि हम लोग अक्सर देखते हैं कि रेनी सीजन में हमारे पिकल्स में, लेदर में ये सब क्या होती है ना कि एक फ्लफी स्ट्रक्चर उभर कर आती है और ये क्या है, ये फंगस है। हम लोग क्या करते हैं, पिकल्स को बचाने के लिए उसमें ऑयल डाल देते हैं ताकि फंगस ना लगे। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, अपनी चीज़ों को बचा कर रखते हैं, सेफ रखते हैं। एंड नंबर 4 इज सिम्बायोसिस। सम ऑर्गेनिज्म लिव together and share both shelter and nutrients. This relationship is called symbiosis. कुछ जीव आपस में साथ साथ रहते हैं और भोजन और आवास ये दोनों शेयर करते हैं और ऐसे रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और इसकी एग्जाम्पल है लाइकेंस। एल्गी और फंजाई मिलकर लाइकेंस का निर्माण करते हैं। इस रिलेशनशिप में क्या होती है, एल्गी जो कि फूड प्रोड्यूसर है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, इसलिए वह फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना फूड प्रोड्यूस कर पाता है। और दूसरी ओर फंजाई जो कि अपना फूड प्रोड्यूस नहीं कर पाता, वह अपने फूड के लिए एल्गी पर डिपेंडेंट है। एल्गी उसे फूड प्रोवाइड करवाता है और फंजाई क्या करता है, उसे शेल्टर, वाटर एंड मिनरल प्रोवाइड करता है। इस प्रकार के रिलेशनशिप में दोनों जीव लाभान्वित होते हैं, किसी को भी हानि नहीं होती है। इस प्रकार के एक और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया यानी राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट में पाए जाते हैं। ये लेग्यूमिनस प्लांट्स जो है ये फोटोसिंथेसिस तो करते हैं, पर इन प्लांट्स में नाइट्रोजन की कमी होती है और यह वातावरण में तो हम जानते हैं कि नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। लेग्यूमिनस प्लांट्स डायरेक्टली वातावरण से नाइट्रोजन ग्रहण नहीं कर पाता, क्योंकि वातावरण में नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में है और लेग्यूमिनस प्लांट्स को सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए यूटिलाइज करने के लिए। तो यह काम कौन करता है, यह काम राइजोबियम बैक्टीरिया करता है, जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में पाए जाते हैं। यह लेग्यूमिनस बैक्टीरिया क्या करता है कि वातावरण से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है और उसे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ताकि लेग्यूमिनस प्लांट्स उसे एब्जॉर्ब करे और नाइट्रोजन की जो डेफिशिएंसी होती है लेग्यूमिनस प्लांट्स में, उसे वह पूर्ण कर सके। और नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी इस प्रकार से पूरी हो जाती है। इस प्रकार की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फार्मर्स के लिए भी काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि फार्मर्स इससे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का उपयोग करने से बच जाते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन की कमी जो मिट्टी में होती है उसे यह बैक्टीरिया पूरी कर देती है। इसके साथ ही हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की स्टडी समाप्त हो गई और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे फोटोसिंथेसिस। तब तक के लिए पढ़ो लिखो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। जय हिंद।